तो इस वीडियो में आने से पहले की वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें कंसेप्ट का यूज़ होगा। कंसेप्ट में बताता भी चलूँगा, लेकिन पहले से कंसेप्ट याद होगा तो अच्छा रहता है। इस वीडियो में हम किस चीज़ की बात करेंगे? एनसीईआरटी के एमसीक्यू में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और आए भी हैं, प्री बोर्ड में भी आए हैं और प्रीवियस ईयर में भी आए हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 से। 4.1 में इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिखा। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू। प्रॉपर्टी ये होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n की वैल्यू यहाँ 3 है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, k की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होता ही नहीं है, डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल नंबर। ऑप्शन बी सेज दैट डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। हाँ, कुछ हद तक ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा ठीक नहीं है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब एक्सरसाइज 4.3 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 4.3 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट होता है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टाइसेस 2, -6, 5, 4 एंड k4, देन k इज, वैल्यू ऑफ k बतानी है। ट्रायंगल का एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं इस ट्रायंगल वाले साइन से, विच इज नॉन एज डेल्टा। फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड्यूलस डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्या करना है? वैल्यू पुट करना है और इक्वल टू में आंसर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू पुट की 35 इज इक्वल टू हाफ k4 1 2 -6 1 5 4 1। अब 35 इंटू 2 ये इधर जाएगा 70 हो जाएगा। मॉड्यूलस जब हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाता है। ये बताया था कि वेन एवर एरिया इज गिवन टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, इट इज़ अ कंसेप्ट। अब जब डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो k इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -4 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, +1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब ये पूरी कैलकुलेशन -8k 10k + 12 + 38 इज ±70, -10k + 50 इज ±70। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक में आंसर होगा +70 एंड अनदर इज -70। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा k इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू 12। दोनों ही आंसर हैं, दोनों ही इसके आंसर हैं, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें -2 और +12 दोनों दे रखा है। इस क्वेश्चन ये ऐसे ना पूछ करके एक और तरीके से पूछ सकता है, राइट द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ के। उस केस में आंसर हो जाएगा हमारा 10, और ये आया भी है और प्री बोर्ड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ना करके हमें ऐसे ही पूछ सकता है कि जो के की वैल्यूज आएंगी उनका सम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, एक अलग वैरायटी यहाँ से निकल सकती है, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, कुछ भी पूछ सकता है। सिंपल के की वैल्यूज़ भी पूछ सकता है। तो दोनों में से जो वैल्यूज़ होगी वो आंसर होगा। अगर दोनों दे रखी हैं तो जो दोनों दे रखी हैं वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इंपॉर्टेंट है। इफ डेल्टा इज इक्वल टू a11 a12 a13 विच इज अ 3×3 मैट्रिक्स एंड aij इज को फैक्टर्स ऑफ aij, मतलब कैपिटल aij को हमने को फैक्टर के लिए रिप्रेजेंट किया है, देन डेल्टा इज गिवन बाई। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि a11 a31 a12 a32 a13 a33, मीनिंग वी टेक एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो बट को फैक्टर ऑफ थर्ड रो। हमने एलिमेंट लिए हैं फर्स्ट रो के, लेकिन को फैक्टर लिए हैं थर्ड रो के। हमने रो 1 के एलिमेंट को रो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है, और जब ऐसा होता है तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, ना कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल आती है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में क्या किया इन्होंने, एलिमेंट तो लिए हैं फर्स्ट रो के a11 a12 a13, लेकिन जो को फैक्टर लिए हैं वो फर्स्ट कॉलम के लिए हैं a11 a21 a31। अगेन इट इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये किसके 0 के इक्वल हो जाएगा। अब मैं आता हूँ थर्ड ऑप्शन पे। जैसे ही हम थर्ड ऑप्शन पे बात करते हैं, a21 a11 a22 a12 a23 a13, इसका मतलब इन्होंने एलिमेंट तो लिए हैं सेकंड रो के a21 a22 a23, बट को फैक्टर्स वी टेक ऑफ
फर्स्ट रो के A11 A12 A13। अगेन आंसर क्या आएगा इसमें 0। ये बात ध्यान रखें, अगर हम किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ लेकिन किसी और रो के, तब हमेशा आंसर 0 ही आता है। अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि ये दे दिया और पूछ लेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, आंसर 0 होगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे वहाँ पर निकालेंगे भी, अगेन निकाल कर भी 0 आएगा, लेकिन हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि आंसर 0 ही आता है, ये प्रॉपर्टी होती है। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, A11 A11 A21 कैपिटल A21 A31 कैपिटल A31, यानी कि एलिमेंट लिए हैं फर्स्ट रो के, कोफैक्टर लिए हैं फर्स्ट रो के, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये मैंने बताया भी है कैसे ए और सी में आंसर 0 आ रहा है। कंसेप्ट याद रखें, क्वेश्चन इजी होते हैं। एक्सरसाइज 4.5 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है कि लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ऑर्डर है 3×3, पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 में n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, n इज इक्वल टू 3। इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, सिंपल प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1 इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। प्रॉपर्टी है, सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब आ जाते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज होती है मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर, जिसका MCQ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन द डिटर्मिनेंट इज 0, वैल्यू 0 होगी। कैसे आई वो बताते हैं। अब देखो ए पी में दे रखा है ए बी सी, देन वी कैन से दैट बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी अकॉर्डिंग टू 11th डेफिनेशन। 11th में हम ए पी पढ़ के आए हैं, और ए पी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग जो सक्सेसिव टर्म्स होते हैं उनका डिफरेंस क्या होता है, सेम रहता है, तो कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। तो देयरफॉर b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, देयरफॉर 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं डिटर्मिनेंट पे। जैसे ही डिटर्मिनेंट पे आते हैं लिख लेते हैं x+2 x+3 x+2a x+3 x+4 x+2b x+4 x+5 x+2c। फ्रॉम इक्वेशन 1 2b की जगह मैंने पुट कर दिया a प्लस सी, R2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, मीनिंग R2 में मैंने ऑपरेशन लगाया 2R2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, सबको पता होता है। x+2 x+3 x+2a, 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि डिटर्मिनेंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड रो में एलिमेंट कुछ ऐसे दिखेंगे, 2x + 6 2x + 8 2x + 2a + 2c। अब मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, R2 में ऑपरेशन लगाया R2 - R1 - R3। जैसे मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा, देखो x+2 x+3 x+2a, R1 में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, R3 में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, R2 के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। कैसे हुए, 2x + 6 -x, x बचा फिर -x, 0 हो गया। 6 में से 4 और 2 6 में से 6 गया 0। तो ऐसे R2 का हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। जब एक पर्टिकुलर रो में सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और जो हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचता है वो होता है हमारा 18 को ज़रा ध्यान से देखें। 18 में ये कह रहा है इफ़ x y z आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स देन द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज़ गिवन एज x 0 0 0 y 0 0 0 z इज़। इसका हमें इन्वर्स निकालना है, और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को एक रूल मान के याद ही कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हो सकता है ये x y z ना दे के 2 1 3 दे दें, तो हमें उस केस में भी आंसर डायरेक्ट लिख लेंगे और ये रट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि NCERT में दे रखा है, याद हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, बेहतर रहेगा। अगर आया तो हम डायरेक्ट आंसर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर ही x y z की वैल्यू में वेरिएशन कर सकता है,
अब a इज इक्वल टू एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0 z। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे विच इज़ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग r1 के अलॉन्ग मैंने एक्सपेंड किया तो x इंटू वाई जेड माइनस 0 एंड ऑल द रिमेनिंग एक्सप्रेशन विल बी 0। 0 को 0 समथिंग इज 0 इज 0, 0 समथिंग 0 इज 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई जेड। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। देखो C11 निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट पहली रो पहले कॉलम को हटाया तो बचा क्या y0 0 z, तो वाई जेड माइनस 0 इज इक्वल टू वाई जेड। जिन बच्चों को कोफैक्टर निकालना नहीं आता है अभी सीख लो, दिक्कत हो जाएगी फिर। C12 जब निकालेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाया तो बचा क्या 0 0 0 z। उसका डिटर्मिनेंट लिया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ओड था। इवन होता है तो प्लस लगाते हैं, 2 और 1 3 ओड, 1 और 1 2 इवन, 3 और 1 4 ओड, सॉरी इवन। तो इवन के केस में प्लस आएगा, ओड के केस में माइनस आएगा। ठीक, तो ओड है माइनस लगाया, इस रो इस कॉलम को डिलीट किया, 0 0 0 z आया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0 और इस केस में भी 0 आ जाएगी ऊपर वाले की तरफ। ठीक है, जब नेक्स्ट हम बात करते हैं तो देखो C21 अगेन 2 + 1 = 3 विच इज़ ओड नेगेटिव एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को जब हम डिलीट कर देंगे तो बचेगा क्या 0 0 0 z अगेन 0। ऐसे हम सारे कोफैक्टर निकाल लेंगे, C21 C22 C23 C31 C32 C33। समझे, इन चीज़ों को हम सारे कोफैक्टर निकाल लेंगे। जैसे हम ये कोफैक्टर निकाल लेते हैं हम एडजॉइंट ऑफ A लिखते हैं विच इज़ C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ A लिखेंगे, हमने कोफैक्टर निकाल चुके हैं, वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज एक्स वाई जेड, एडजॉइंट हमने निकाल लिया है। जैसे ही 1/xyz से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा x की पावर -1 y की पावर -1 z की पावर -1। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था ये, MCQ में आने की अच्छी संभावना इसकी बनती है। और ये वेरिएशन ऐसे करेगा, XYZ नहीं देगा, XYZ में वैल्यू पुटअप कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो मिसलेनियस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज लेट A इज इक्वल टू 1 sin θ 1 माइनस sin θ 1 sin θ -1 माइनस sin θ 1 वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π। थीटा का इंटरवल दे रखा है, 0 से 2π के पीछे लाई करता है। देन हमें बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की रेंज क्या होगी, तभी पता चलेगा जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। सॉल्व करते हैं इसे एक बार। A इज इक्वल टू 1 sin θ 1 माइनस sin θ 1 sin θ माइनस sin θ 1 1 sin θ 1 माइनस sin θ 1 sin θ माइनस 1 माइनस sin θ 1। जैसे इसे एक्सपेंड करेंगे तो 1 × 1 + sin² θ, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस sin θ, इस रो इस कॉलम को हटाया तो 1 × माइनस sin θ माइनस sin θ माइनस 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 प्लस sin θ प्लस 1 sin² θ प्लस 1। ठीक, 1 + sin² θ, ये टर्म हो गया 0 और दिस टर्म विल बी 1 + sin² θ। दिस इज 2 + 2 sin² θ। ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और आते भी हैं। हमसे हमेशा ये पूछेगा कि इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी, रेंज कितनी होगी। डिफरेंट वेराइटीज़ के इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आना चाहिए और sin θ cos θ की रेंज पता होनी चाहिए। sin θ बिलोंग करता है -1 से 1, cos θ भी बिलोंग करता है -1 से 1। तो थोड़ा बस इतना ध्यान रखना है, बाकी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आना चाहिए और आंसर इजीली निकल जाता है। जैसे 2 + 2 sin² θ, sin θ बिलोंग करता है -1 से 1, sin² θ बिलोंग करेगा 0 to 1, 2 sin² θ बिलोंग करेगा 0 से 2, 2 + 2 sin² θ बिलोंग करेगा 2 से 4, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग करेगा 2 से 4। अब यहाँ पर ये ना पूछ करके ये भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, विच इज़ 2, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, विच इज़ 4, मिनिमम मैक्सिमम का सम क्या होगा, दैट इज़ 6, मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस क्या होगा,
विच इज़ 2। मैक्सिमम अपॉन मिनिमम क्या होगा, विच इज़ 2 होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। हमें हर तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए। आगे की चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना मेन पार्ट होता है, बाकी सारा पार्ट इजी होता है। डिटर्मिनेंट को एक बार सॉल्व कर लिया, क्या याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा की रेंज याद रखनी होती है कि वो -1 से 1 बिलोंग करते हैं। बाकी क्वेश्चन ईजी होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 ऐड कर दो दोनों तरफ। आज NCERT का पार्ट केवल कवर अप करते हैं, इसके बाद मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय और आराम से पढ़ते रहिए। चैप्टर हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। आने वाले भी मैं सारे चैप्टर डालता रहूँगा, आप देखते रहिए और एग्ज़ाम को क्रैक करिए। धन्यवाद, आगे अगली वीडियो में मिलते हैं।